नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सही पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिहार स्पेशल का वीडियो नंबर 1। बिहार एक परिचय एक किताब है इम्तियाज़ अहमद की, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है उन बच्चों के लिए जो कि बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करते हैं। इस वीडियो में हमने जितने भी जो इम्पोर्टेंट्स ईयर्स हैं, जहाँ से क्वेश्चंस आए हुए हैं, उन ईयर्स को हम देखेंगे। ऐसे ईयर्स तो बहुत सारे हैं, बट कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट है ईयर्स हैं जो कि डायरेक्ट क्वेश्चंस उठते हैं वहाँ से। और बीपीएससी के जो 38 बीपीएससी से लेकर के 67 बीपीएससी है, उसके बीच में जो इम्पोर्टेंट ईयर्स हैं, वो जो क्वेश्चंस आए हैं, उसी के आधार पर मैंने ये वीडियो बनाया है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें हम पढ़ने वाले हैं 1000 ईसा पूर्व से लेकर 2015 ईस्वी तक। मतलब कि इसमें 10,000 दे रखा है। ये एक प्रागैतिहासिक काल होता है। जैसे आपने पढ़ा होगा इतिहास में, प्रागैतिहासिक काल जो ऐसा काल था जहाँ पर पहले कहीं भी लिखित स्रोत नहीं मिलते हैं, वहाँ पर हम अवशेषों के आधार पर इतिहास जानने का प्रयास करते हैं। उसमें पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और फिर नव पाषाण काल आता है। तो ये वीडियो थोड़ा लेंदी होने वाला है, क्योंकि इसमें डेट्स ज़्यादा हैं और डेट्स काफ़ी बार भूल जाते हैं हम। तो इसलिए डेट्स को रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को 2-3 बार सुनिएगा, तो जितने डेट्स इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। जो हमारा ये देखिए, कम से कम 7 से 8 पेज का मैंने ये एक पीडीएफ बनाया है। इन्हीं पीडीएफ के आधार पर हम जानेंगे इतिहास के बारे में, खासकर बिहार के हिस्ट्री के बारे में और उससे जुड़े जितने इम्पोर्टेंट डेट्स हैं उसके बारे में। जो हमारा फर्स्ट डेट है वह है 1000 ईसा पूर्व, मतलब 1000 ईसा पूर्व। तो 1000 ईसा पूर्व मतलब एक ऐसा काल था जिसे हम कहते हैं वैदिक काल कहते हैं। मुख्य रूप से वैदिक काल को दो भाग में बांटा गया है। एक जो काल है इसे कहते हैं 1500 ईसा पूर्व, मतलब 20 से लेकर के, और 1000 बीसी, ये होता है पूर्व वैदिक काल। और वही जो है कि 1000 बीसी से लेकर के और 600 जो बीसी होता है, इसे कहते हैं उत्तर वैदिक काल। तो मुख्य रूप से जो गंगा का मैदान है, जो बिहार एरिया है, यहाँ पर इतिहास का जो आरंभ हुआ है वो उत्तर वैदिक काल से हुआ है। इसलिए हम उत्तर वैदिक काल से लेकर के और 2015 तक जितना भी जो इम्पोर्टेंट डेट्स है, उन डेट्स को आराम आराम से कवर करेंगे। वीडियो लेंदी होगा तो वीडियो को आप रोक सकते हैं या कुछ और भी मतलब काम करके बाद में इसे दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो फर्स्ट डेट हमारी है वह है 1000 ईसा पूर्व तक, मतलब इसे कहते हैं पूर्व ऐतिहासिक काल कहते हैं, या फिर इसे पूर्व वैदिक काल भी कह सकते हैं। 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व जो है, इसे कहते हैं आर्यों का गंगे क्षेत्र में आगमन। और यही आर्य थे जिन्होंने वेदों की रचना करी थी। तो ऐसा कहा जाता है कि ऋग्वेद तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व के मध्य लिखा गया था और रचना करी गई थी। मगर उत्तर वैदिक काल में जो 3 वेद थे, अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन सबको उत्तर वैदिक काल में, मतलब कि 1000 जो बीसी है उससे लेकर के और 600 जो बीसी है उस बीच में तैयार किया गया था इन 3 वेदों को। हमारा अगला डेट है 800 ईसा पूर्व। इसमें शतपथ ब्राह्मण में उत्तर बिहार गंडक के मैदान में आर्यों के बसने का उल्लेख मिलता है। ये मतलब पहला एक उल्लेख मिलता है जहाँ पहली बार बिहार का जिक्र मिलता है वैदिक काल के अंदर में, मतलब कि 800 ईसा पूर्व जो वर्ष है। लगभग 500 ईस्वी पूर्व में द्वितीय नगरीकरण एवं राज्यों का उदय हुआ। वैशाली में प्रथम गणराज्य स्थापना हुई। ये वही लिच्छवी और वैशाली दो क्या कहते हैं गणराज्य हैं जो कि महाजनपदा काल में उभरे थे। और वहाँ पर तो महाजनपदों में एक राजतंत्र था। इन लिच्छवी और वैशाली केंद्र में समूह शासन था, मतलब यहाँ पर गणराज था। 563 से 483 ये इंपॉर्टेंट है, ये महात्मा बुद्ध का जीवन काल है। तो कभी कभी पूछ देता है बीपीएससी कि महात्मा बुद्ध का जन्म, या पूछ देगा कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु ये किस काल से संबंधित है, कहाँ से जुड़ा पड़ा है। अगला जो है 544 से 492, ये जो 544 से 492 देख रहे हैं, ये मगध नरेश बिंबिसार का शासनकाल है, मगध का उत्कर्ष। मतलब ये जो आप देखेंगे कि हर एक वंश के शासक थे ये। और इन्हीं बिंबिसार के बाद जो है यहाँ मगध का उत्कर्ष होना शुरू हो जाता है। मतलब मगध जो आज बिहार का क्षेत्र है उसे मगध कहा जाता है। इसकी पहली राजधानी क्या थी? राजगिरी थी। इसको फिर उदय ने क्या किया था? चेंज कर दिया था, पाटलिपुत्र कर दिया गया था। हम देखेंगे आगे है 540, जो 540 से लेके 468 ईस्वी ईसा पूर्व है, इससे वर्धमान महावीर का जीवन काल बताया गया है कि वर्धमान महावीर का जीवन काल ये 540 से लेके 468 जो है। ये इसमें इनके डेट्स में डिफरेंस है, क्योंकि कोई कहता है कि
महात्मा बुद्ध से पहले जन्म हुआ था। कई बार मिलता है कि पहले महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था, फिर महावीर जन्म हुआ था। तो ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है। तो इस ऐसे क्वेश्चंस तो यूपीएससी चांसेस नहीं है पूछने की, पर ये डेट्स इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ जब देखते हैं नेक्स्ट डेट देखते हैं 492 से 460 ईसा पूर्व। ये सारा डेट जो है ईसा पूर्व का है, ठीक है, ईस्वी का नहीं, ईसा पूर्व का है। अजात शत्रु का मगध पर राज्य, वैशाली की विजय। ये वैशाली को इसने जीता था अजात शत्रु ने। फिर 490 है, अजातशत्रु द्वारा पाटलिपुत्र की स्थापना करी गई थी, ठीक है। और फिर है 483 जो है राजगीर में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बौद्ध संगति की प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, द्वितीय कहाँ हुई थी, तृतीय कहाँ हुई थी, चतुर्थ कहाँ हुई थी, ठीक है। तो यही आप देखेंगे कि अजातशत्रु, उसके बाद फिर आता है क्या कहते हैं कालाशोक, फिर आता है अशोक, और फिर आता है कुषाण काल में, कनिष्क के काल में 4 बौद्ध संगति हुई थी। और यही कुषाण के काल में जो बौद्ध धर्म है 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान में। लगभग 400 देखेंगे 483 ईस्वी के अंदर क्या हुआ था, राजगीर में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। और 460 444 ये मगध में उदयभद्र या उदयन का शासनकाल था। इसी उदयन ने क्या किया था कि राजधानी जो थी राजगीर से क्या कर दिया था उसने, पाटलिपुत्र कर दिया था, ठीक है। तो उदयन द्वारा पाटलिपुत्र राजधानी बनाया गया था। 413 से 444 मगध के शशनाग वंश की स्थापना। और 383 से लेकर के आगे का जो देखेंगे 383 जो है, यहाँ वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी कालाशोक के काल में। ये प्रथम हुआ था आपका अजातशत्रु काल में हुआ था, ठीक है। और द्वितीय का हुआ था वैशाली में हुआ था, कालाशोक के टाइम में हुआ था। हम अगला डेट देखते हैं 344 से 321। ये नंद वंश का शासनकाल था। महापद्मनंद द्वारा साम्राज्य विस्तार किया गया था। और यही वो काल था कि महापद्मनंद जो है इसका जो अंतिम शासक है घनानंद, इसकी मृत्यु की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। यहाँ कंट्रोवर्सी है कि 321 दे रखा है यहाँ पर डेट के बारे में, मगर जो एनसीईआरटी दे रखा है उसमें 321 दे रखा है कि 321 में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हो जाती है चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। यहाँ डेट दे रखा है 320 से 185, ठीक है। तो अगला देखते हैं नेक्स्ट डेट जो है वो है 320 से 298। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल था। ये मौर्य साम्राज्य की स्थापना करी गई थी। ऐसे एनसीईआरटी कहता है कि 321 जो ईसा पूर्व है उसमें हुआ था, पर यहाँ बुक में दे रखा है 320, तो हम 320 मान सकते हैं। 321 भी है तो वही सही रहेगा क्योंकि एनसीईआरटी डाटा है वो। और फिर अगला जो टॉपिक जो डेट्स है वो है 315 जो है, ये मेगास्थनीज का पाटलिपुत्र में आगमन हुआ था। मेगास्थनीज था कौन? मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का भेजा गया दूत था, जिसको कि चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान भेजा गया था। और इसी की बुक का नाम था इंडिका। इंडिका जो है ना, इसकी बुक का नाम था मेगास्थनीज के। और इसी बुक के बारे में पढ़ते हैं तो हम जान पाते हैं कि मौर्य साम्राज्य में जो समितियाँ थी, उप समितियाँ थी, जो वहाँ की सैन्य व्यवस्था थी, वो समझने में काफ़ी हेल्प मिलती है मेगास्थनीज की इंडिका से। ये वही मेगास्थनीज है जिसने इंडिका लिखी थी 298 से, ठीक है। और 272 ईसा पूर्व में बिंदुसार का शासनकाल था। और 272 से 232 जो है अशोक महान का शासनकाल है। ये वही अशोक है जिनके बारे में जानते हैं कि अशोक मौर्य इनका पूरा नाम था। और काफ़ी संघर्षों के बाद इन्होंने राजगद्दी प्राप्त करी थी। ऐसा कहा जाता है कि अशोक ने अपने भाइयों को मार करके राजगद्दी हासिल की थी। 261 में क्या हुआ था, कलिंग विजय। जो आज का जो उड़ीसा का क्षेत्र है वो कलिंग का एरिया था पहले। तो कलिंग का विजय किया था अशोक द्वारा। और बाद में फिर अशोक का जो हृदय परिवर्तन हो गया था, क्योंकि कलिंग में बहुत से लोग की मृत्यु हुई थी। और उस मृत्यु के बाद जो है अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने क्या किया, उसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। फिर हम देखेंगे 251 जो डेट है रखा है 251। इसमें क्या है, पाटलिपुत्र तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किया था अशोक द्वारा। बौद्ध धर्म का पूरे देश में प्रचार हुआ था। मतलब कि एक और काम किया था अशोक द्वारा कि बौद्ध धर्म किसी ने अपनाया था, तो बौद्ध धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा था अपने लड़के को, लड़की को। जो लड़का था महेंद्र और लड़की जो थी संघमित्रा, इसको अशोक ने कहा गया था श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। वहाँ हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म में 2 वंश, महावंश और दीप वंश का इतिहास जो काफ़ी ज़्यादा विख्यात है। 185 ईसा पूर्व में क्या हुआ था कि जो पुष्यमित्र शुंग था ना, ये क्या कहते हैं बृहद्रथ की हत्या कर देता है। ये बृहद्रथ जो है अंतिम मौर्य शासक है। और अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करने के बाद जो है पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना करी थी। तो मौर्य वंश का अंत हो गया था और शुंग वंश की स्थापना हुई थी।
185 ईसा पूर्व में। 185 ईसा पूर्व से 75 ईसा पूर्व में शुंग वंश का शासनकाल रहा, और फिर 75 से लेकर के 27 ईस्वी तक था कर्ण वंश का शासन रहा था। और फिर तीन, अब देखिए यहाँ पर आता है 75 से 27, अब यहाँ देखिए 320 से 335, क्योंकि ये बीच में काफी टाइम था कि बहुत से शासकों का जो जानकारी बहुत ही अज्ञात रहा है। अब देखेंगे ये है गुप्त काल। जिस तरह मौर्य काल बहुत इंपॉर्टेंट था, उस तरह गुप्त काल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि गुप्त काल के समय में इसे कहते हैं जैसे कला साहित्य का स्वर्णिम युग कहा जाता है भारत के लिए। गुप्त काल काफी ज्यादा फेमस था, मतलब कि उसमें अपने सिक्के के लिए गुप्त काल के अंदर सबसे अधिक स्वर्ण सिक्के का निर्माण किया गया था, ठीक है। और वो काल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है गुप्त काल। तो 320 से 335 ईस्वी बीच में मगध में चंद्रगुप्त प्रथम का शासनकाल, गुप्त साम्राज्य का उत्कर्ष, और 320 में गुप्त संवत का आरंभ किया गया था। तो ये जो फर्स्ट पेज है ये हमने इसमें देखा। हम देखते हैं नेक्स्ट पेज जो हमारा है वो है ये 335 से 380 ईसा ईस्वी। अब देखिए ईसा पूर्व नहीं, अब ईस्वी है। 335 से 380 ईस्वी के बीच में समुद्रगुप्त का शासनकाल था, साम्राज्य विस्तार का आरंभ किया गया था, ठीक है। और इसे समुद्रगुप्त को कहा जाता था भारत का नेपोलियन, क्योंकि इसने उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक के राज्यों को जीत लिया था। और अगला जो है वह 380 से 412 चंद्रगुप्त प्रथम जो थे, इसे हम कहते हैं विक्रमादित्य कहते हैं, का शासनकाल था। भारत व्यापी साम्राज्य विस्तार संस्कृति प्रगति की थी। और 405 से लेकर 411 चीनी यात्री फाहियान का भ्रमण काल था ये देखिए यही चीनी यात्री है जिन्होंने भारत में आकर के भारत में आकर बौद्ध धर्म के क्या कहते हैं बारे में, उसमें के जो गुप्त काल के जो इतिहास बारे में लिखा, और फिर चीन में आकर के इन्होंने फिर बौद्ध धर्म का विस्तार भी किया था, मतलब इन चीनी यात्री द्वारा बौद्ध धर्म विस्तार भी हुआ था। 415 से लेके 455 इसे कहते हैं कुमारगुप्त फर्स्ट शासनकाल है। नालंदा विहार की स्थापना जो कराई थी इसने, नालंदा विश्वविद्यालय जो है ये कुमारगुप्त के काल में निर्माण किया गया था, जिसको बाद में बख्तियार खिलजी ने क्या कहते हैं नष्ट कर दिया था, ठीक है। 455, अब देखिए अगला क्या है, अगला जो है वो है 455 से 467 ईस्वी। इसका गुप्त का शासनकाल है। हूणों का आक्रमण इसी काल में हुआ था, और हूणों के आक्रमण के बाद जो है वहां पर गुप्त वंश का धीरे धीरे हम क्या देखते हैं, डिक्लाइन देखते हैं, अंत देखते हैं। 467 से लेकर 494 इसमें जो बुधगुप्त था, ठीक है, बुधगुप्त जो है वो गुप्त वंश के थे, मतलब बुधगुप्त का शासनकाल, गुप्त साम्राज्य का पतन, ठीक है। और लगभग 500 ईस्वी तक आता है तो मगध क्षेत्र पर हूणों का आक्रमण हुआ था। 495 से 510 भानुगुप्त का शासनकाल, गुप्त साम्राज्य का अंत हो गया, लास्ट में भानुगुप्त थे। और 530 जो है मगध परावर्ती गुप्त शासकों का उत्कर्ष रहा, ठीक है। और 530 से 606 जो है जो वर्ष है, इस बीच में राजनीतिक संघर्ष में अस्थिरता का काल था, मतलब कि यहाँ पर राजवंश जो थे वो हमेशा लड़ते रहते, कभी हून कभी कोई गुप्त वंश के जो शासक हैं, कहीं वो छुप छुपा करके लड़ा करते थे। तो ये एक अस्थिरता का काल था जहाँ पर कोई संघर्ष तो हो रहा था, पर वो संघर्ष जो है एक तरह से सत्ता पाने नहीं था, ठीक है। तो इस काल में विकास होना कम गया था गुप्त काल का, मतलब एक तरह से नष्ट ही हो गया था। 606 जो देखते हैं 606 से लेकर 641 कन्नौज शासक हर्षवर्धन द्वारा उत्तरी भारत में साम्राज्य का विस्तार, ठीक है। और फिर 635 में बनाया था चीनी यात्री आया था युआन चोंग, ठीक है, युआन चोंग का भ्रमण काल है ये चीन से आए थे। 673 में चीनी यात्री ई सिंह का भ्रमण काल है, ठीक है। और 750 अब देखते हैं पूर्व मध्यकाल, देखते हैं कि मध्यकाल के आगमन से पहले का जो काल था वो मतलब पूर्व मध्यकाल से कहा जाता है, अर्ली मिडवल एरा। इसमें देते हैं क्या कि 750 लेके 1175 ईस्वी को के बीच में पाल वंश का शासनकाल था। पाल वंश बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पाल वंश के टाइम में बिहार क्षेत्र में विकास किया गया था, कला का क्षेत्र में खासकर क्वेश्चन आते हैं मेंस के अंदर में कि पाल वंश के टाइम में कला का विस्तार कैसे था। और पाल वंश के अंदर में धर्मपाल जो काफ़ी एक विख्यात शासक थे पाल वंश के, पालों का जो निवास था वो एक तरह से बंगाल के एरिया जो है, जो बांग्लादेश बंगाल का एरिया है उस क्षेत्र से में था। गोपाल पाल वंश के संस्थापक थे, ठीक है। इनको मतलब वहाँ के बंगाली क्षेत्र से चुना गया था। 750 लेकर के 770 ये लगभग 20 साल तक जो है पाल वंश संस्थापक थे गोपाल का शासनकाल था ये। आनंदीपुर बिहार की स्थापना, ये आपका ये आनंदीपुर जो बिहार शरीफ का एरिया है उस क्षेत्र से इन्होंने स्थापना करी थी। 770 से लेके 810 धर्मपाल का शासनकाल था। विक्रमशिला विहार का स्थापना किया था इसी धर्मपाल द्वारा,
तो मैंने कहा ना कि पाल वंश जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं कार्य किए गए थे, खासकर बिहार क्षेत्र में, इसलिए पाल वंश को ज़्यादा याद किया जाता है। 770 से लेकर 810 के बीच में धर्मपाल का शासनकाल था। विक्रमशिला बिहार की स्थापना 810 से 855 देवपाल का शासनकाल था। पालकालीन संस्कृति प्रगति हुई थी। इस टाइम में जो संस्कृति थी पाल वंश के, जो थी कला संस्कृति साहित्य था, इसको काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं विकसित किया गया था पाल शासकों द्वारा। हम देखते हैं कि अगला जो है 858 से लेकर 912 नारायण पाल का शासनकाल था ये। 912 से 936 राज्यपाल का शासन था। और 1095 से 1197 सेन वंश का बिहार में शासनकाल था। और बौद्ध धर्म का ह्रास हुआ था, क्योंकि बौद्ध धर्म का ह्रास जो है देखें कि सल्तनत जब आक्रमण हुआ था, तो उस आक्रमण के बाद में यहाँ पर कोई बौद्ध धर्म को ज़्यादा अनुदान मिलना बंद हो गया था, और कई सारे बाहरी आक्रमण हुए थे, तो उन्होंने धीरे धीरे बौद्ध धर्म को नष्ट करना शुरू कर दिया था। अब देखिए कि सेन वंश जो है लक्ष्मण सेन जो है, आगे बढ़ेंगे कि लक्ष्मण सेन जो है ये उसमें शासक थे। 1097 से लेकर 98 में मिथिला एवं तिरहुत क्षेत्र में कन्नाट वंश का अभ्युदय हुआ। ठीक है। और 1080 में इमाम ताज फकीह का मनेर में आगमन हुआ। ठीक है। तो अब देखते हैं मध्यकाल यहाँ शुरू होता है। मध्यकाल शुरू होता है कि 1197 से 98 में बख्तियार खिलजी द्वारा बिहार में तुर्क सत्ता का स्थापना। अंतिम पाल शासक इंद्रधनुष पाल परिचित हुआ था। इस बख्तियार खिलजी के द्वारा जो है इंद्र धनुपाल जो है ये पराजित हुए थे। और यही वो काल था कि सल्तनत काल, दिल्ली सल्तनत जो है उसका फैलाव होना शुरू हो गया था, क्योंकि बख्तियार खिलजी का जो क्या कहते हैं जो अधीनता थी, मतलब वो कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, कि अधीन था ये बख्तियार खिलजी। और उसने जब पूर्व में जो बिहार का एरिया है उसको विजय करने में अपना योगदान दिया था। तो बख्तियार खिलजी के द्वारा ही एक जगह पड़ता बिहार में बख्तियारपुर, वो बसाया गया था बख्तियार खिलजी द्वारा। तो बख्तियार खिलजी जो है इन्हीं कहा जाता है बिहार में मुस्लिम या तुर्की शासकों के संस्थापक कहा जाता है इसको। ठीक है। हम देखते हैं अगला जो पॉइंट हमारा वो है 1203 से लेके 1204 तक बख्तियार खिलजी द्वारा लक्ष्मणवटी लखनौती पर अधिकार। लक्ष्मण सेन पराजित हुए थे, विभाग गए थे। बंगाल में तुर्क सत्ता का विस्तार हुआ। ठीक है। बख्तियार खिलजी का कामरूप अभियान। ठीक है। अगला देखते हैं 1290 से लेकर 1381 बिहार सुप्रसिद्ध सूफी संत मुकद्दम शरफुद्दीन मनेरी का जीवन काल है ये। ठीक है। बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत हैं मुकद्दम शरफुद्दीन मनेरी का जीवन काल था 1290 से 1381। अगला पेज देखते हैं हम। अगला पेज हमारा है वह 1324 लेके 1325, मतलब एक साल के बीच मध्य में गयासुद्दीन तुगलक का उत्तर भारत में अभियान चलाया गया था। ठीक है। कन्नाड वंश का अंत हुआ था। बिहार का तुगलक साम्राज्य में विलय कर लिया गया था। बिहार शरीफ में प्रांतीय राजधानी की स्थापना करी गई थी, मतलब कि बिहार शरीफ जो है प्रांतीय राजधानी का दर्जा दे दिया गया था। 1359 से लेकर 60 के बीच में फिरोज शाह का जाजनगर उड़ीसा अभियान था। दक्षिणी बिहार झारखंड में तुर्कों की सैनिक कार्रवाई। 1504 में सिकंदर लोदी का बिहार में अभियान। अब ये सिकंदर लोदी थे जो कि लोदी वंश के थे, और इनके जो अंतिम वंश के कौन थे? इब्राहिम लोदी। उन इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर ने मुगल वंश की स्थापना करी थी। ठीक है। तो देखिए 1528 से 1532 बिहार में नुहानी अफगानों का उत्कर्ष हुआ। और इसी अफगानों में जो शासक था उसका नाम था शेर शाह। जब पढ़ेंगे कि बिहार में काफ़ी ज़्यादा एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। 1529 में घाघर की लड़ाई में बाबर द्वारा नुहानी सरदार पराजित हुए थे। और 1532 में देवरा, इसे हम दौरा कहते हैं, ठीक है, दौरा की लड़ाई में हुमायूं द्वारा नुहानी सरदार पराजित हुआ। 1536 में सूरजगढ़ की लड़ाई में शेर खां द्वारा बंगाल का सुल्तान पराजित कर दिया गया था। ठीक है। 1539 में यह देखिए चौसा की लड़ाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछ देता है कि चौसा लड़ाई कब हुई थी और किसके मध्य हुई थी। तो शेर शाह द्वारा हुमायूं की हार हुई थी, पराजित हो गया था। और इसी चौसा के युद्ध के बाद जो है ऐसा लगने लगा था कि मुगलों का शासन जब खत्म होने वाला भारत से, क्योंकि शेर शाह जो है उसने इस युद्ध में हुमायूं को हरा दिया था। अफगानों पर उत्थान का आरंभ हुआ। 1540 में बिलग्राम का कन्नौज की लड़ाई में शेर शाह द्वारा पुनः फिर से हुमायूं की हार हुई। और हुमायूं कहाँ चला गया था? वहाँ क्या कहते हैं ईरान चला गया था वहाँ करके। ठीक है। शेर शाह का दिल्ली का अधिकार
सूर्यवंश की स्थापना। और ये दिल्ली पर उसने अधिकार किया था शेरशाह ने, तो उसने दिल्ली के पुराने किला में एक शेर मंडल का निर्माण कराया था। और जो जीटी रोड है, ग्रांड ट्रंक रोड है, जो दिल्ली से कलकत्ता तक जाती है, ऐसा कहा जाता है कि उस सड़क का निर्माण जो है ये शेरशाह द्वारा ही मतलब कराया गया था, ताकि बिहार से दिल्ली तक का सफर तय किया जा सके। ठीक है। 1500 1540-55 में से लेकर 55 तक सूर्यवंश का शासनकाल था। ऐसे तो 1540 से 1545 तक शेरशाह मर गया था, उसका जो हेमू सहयोगी था उसका शासनकाल बना रहा। और 1547 में शेरशाह द्वारा पटना का पुनर्निर्माण और प्रांतीय राजधानी के रूप में विकास किया गया। मतलब फिर से जो है, जो राजधानी जो है ना चेंज हो गई थी, बिहार शरीफ हो गई थी। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर तुगलक साम्राज्य में विलय कर दिया गया था, बिहार शरीफ में प्रांतीय राजधानी की स्थापना कर दी गई थी। तो पटना का फिर से पुनर्निर्माण कराया गया और फिर से पटना को मतलब राजधानी बनाया गया, जो कि मगध काल की राजधानी थी, पाटलिपुत्रा। ठीक है। 1545 में सासाराम में शेरशाह के मकबरे का निर्माण कराया गया। 1556 से 1576 में बिहार में करारानी अफगानों का शासन था। 1574 से 76 के बीच में बिहार में मुगल आक्रमण, अकबर का आगमन, दाऊद करारानी की हार, बिहार पर मुगलों का शासन आरंभ हुआ। मतलब कि 1574 से 1576। देखिए 1576 में एक युद्ध हुआ था अकबर और महाराणा प्रताप में, हल्दी घाटी का। ठीक है। तो 1574 से 1576 के बीच में बिहार में मुगल आक्रमण हुआ और अकबर का आगमन हुआ, दाऊद करारानी जो कि हार हो गई थी और बिहार मुगलों का शासन आरंभ हो गया था। 1580 जो डेट है, मुगल साम्राज्य में बिहार का सूबा गठन किया गया। मतलब बिहार के अंदर में कई सारे सूबे बनाए गए, उसमें सूबेदार थे। ठीक है। 1550 से 1587 बीच में अंग्रेज यात्री रेल्फ फिंच का बिहार में भ्रमण, ईरानी यात्री मुल मुल्ता तकिया का बिहार में भ्रमण। ये देखिए कुछ उसमें यात्री आया करते थे, मतलब कि भ्रमण किया करते थे, जाना करते थे कि इनकी संस्कृति क्या है, मुगलों की, मुगलों का क्षेत्र अधिकार क्या है, ये सब। 1608। ठीक है। अब ये अकबर की मृत्यु के बाद, कि अकबर जो 1605 में मर गया था, तो अकबर कौन आया था? जहांगीर आया था। तो जहांगीर काल में क्या था, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ की बिहार यात्रा थी। अब्दुल लतीफ जो है मतलब कि जब जहांगीर का शासनकाल था पूरे मुगल वंश के अंदर में, तो यही अब्दुल लतीफ बिहार की यात्रा पर आए थे। 1616 में मंदिर में शाह दौलत के मकबरे का निर्माण कराया गया था। 1619 में ईरानी यात्री मोहम्मद सादक का बिहार में आगमन हुआ। और 1621 में राजकुमार परवेज की बिहार के सूबेदार पद पर नियुक्ति की गई। और 1623 में ये देखते हैं ना, शाहजहां के विद्रोह, बिहार पर अधिकार का प्रयास किया गया था। शाहजहां ये जहांगीर के पुत्र थे और इन्हीं के द्वारा ताजमहल का निर्माण कराया गया था। हम देखते हैं नेक्स्ट पेज हमारा जो है वो है 1651। तो 1651 क्या हुआ था कि पटना में अंग्रेजों की फैक्ट्री, व्यापारिक केंद्र की स्थापना हुई थी पटना में। देखिए प्लीज ध्यान रखिएगा, ये एक पहला एक ऐसा औपनिवेशिक कालीन का एक जड़ कह सकते हैं बिहार में, कि पहले ये कंपनी स्थापित करते थे, बाद में धीरे धीरे एरिया को कैप्चर करते थे और कैप्चर करने के बाद क्या है, उस एरिया से टैक्स लेने का काम करते थे। ठीक है। ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक चाल थी। तो पटना में अंग्रेजी फैक्ट्री व्यापारिक केंद्र की स्थापना करी गई थी 1651 में पहली बार। 1666 में पटना में गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था। पटना साहिब से हम कहते हैं, पटना साहिब, गुरु गोविंद साहिब जो है ना, तो बहुत से जो श्रद्धालु हैं वो पटना जाते हैं। ठीक है। इस गुरुद्वारे में मत्था टेकने के लिए, क्योंकि इसमें जो गुरु गोविंद जो है, जो सिखों के अंतिम गुरु कह सकते हैं, 10वें गुरु कह सकते हैं, उनका जन्म स्थान है पटना, इसे पटना साहिब कहा जाता है। 1665 से 1666 के बीच में फ्रांसीसी यात्री तनवीर की बिहार की यात्रा हुई थी। ठीक है। ऐसे मुगल काल में एक बहुत ही एक चर्चित यात्री है जो फ्रांस से आया था, फ्रांसो बर्डियर। अगर आप एनसीईआरटी पढ़े होंगे 12th क्लास के, मिलेगा आपको कि फ्रांसो बर्डियर कहाँ आया था, मुगल काल में आया था। ठीक है। वो क्या कहते हैं, जो शाहजहां का जो पुत्र था, औरंगजेब का भाई, दारा शिकोह की शल्य चिकित्सा के लिए आया था। ठीक है। 1670 से 71 बीच में अंग्रेज यात्री जॉन मार्शल की बिहार यात्रा। 1702 से लेकर के 2 में राजकुमार अजीम बिहार के सूबेदार पद पर आसीन, पटना का अजीमाबाद का नामांकन किया गया, सौंदर्यीकरण किया था। अजीम मतलब राजकुमार अजीम के नाम पर ही अजीमाबाद बनाया गया था। 1713। ठीक है। 1713 जो है वो इम्पोर्टेंट है कि मुगल सम्राट फर्रुख सियर, ध्यान रखिएगा, मुगल सम्राट फर्रुख सियर का पटना में राज्याभिषेक। देखो ये पहला मुगल बादशाह है और अंतिम कह सकते हैं एकमात्र मुगल बादशाह है जिसका राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, बिहार में हुआ था। एक स्थिति ऐसी हो गई थी कि मतलब बिहार के क्षेत्र में ही फर्रुख सियर का
जो क्या कहते हैं राज तिलक किया गया था और फिर उसको फिर दिल्ली आया था फिर वो 1733। ये देखिए इंपॉर्टेंट है। बंगाल नवाब का बिहार पर पूर्ण नियंत्रण स्थापित हुआ था। 1734 से 40 में अलीवर्दी खां बिहार में नवाब नवाब पद पर कार्यरत थे। 1740 से 48 में हैतब जंग, ठीक है, हैबत जंग बिहार में नायब नवाब पद पर कार्यरत रहे। 1748 में बिहार में रुहेला अफगानों का विद्रोह, हैबत जंग की हत्या कर दी गई थी, ठीक है। और बिहार पर मराठों का आक्रमण कब हुआ था? 1751 में हुआ था। 1757, ध्यान रखिएगा, वॉर प्लासी, प्लासी का वॉर जो है काफी, ये एक पहला ऐसा युद्ध था जो कि ब्रिटिश जीती थी। और इस युद्ध के बाद जो है ये लोग समझ आ गया था कि अब जो है ब्रिटिश में समझ आ गया था कि भारत में शासन करना आसान है, यहाँ के लोगों को हरा करके अपने उनमें कंट्रोल करना आसान है। 1757 जो है ये इसे कहते हैं मुख्य रूप से एक आधुनिक काल जो है यहाँ शुरू हो जाता है, मध्यकाल अंत हो जाता है। कई सारे इतिहासकारों ने कहा कि प्लासी के युद्ध से पहले काल को मध्यकाल कहा जाता है और प्लासी युद्ध के बाद के काल को आधुनिक काल कहा जाता है। तो वॉर ऑफ प्लासी हुआ था 1757 में। प्लासी लड़ाई में अंग्रेजों का विजय हुआ था, सिराजदौला की हत्या कर दिया गया था। मीर जाफर बंगाल नवाब बनाया गया था। राजा राम राजा रामनारायण सिंह बिहार में नायब आजिम नियुक्त हुए थे। अब देखिए इनके मीर जफर बाद मीर कासिम आए, फिर मीर जफर आए, ठीक है। तो ये देखिए कि मीर जफर जो है ना, ये एक व्यक्ति थे, एक तरह से ये चाहते थे कि बंगाल का जो क्षेत्र है वो मिल जाए, ठीक है। और कंपनी ने इनकी सहायता से जो सिराजदौला थे उनको हराने का काम किया था वार प्लासी में। वार प्लासी एक निर्णायक युद्ध था कि जो अंग्रेजों के पक्ष में चला गया था ये, ठीक है। तो अगला जो पॉइंट है वो हम देखेंगे क्या कि इस पॉइंट में हम देख रहे हैं क्या कि जो अगला पॉइंट है वो 1759 से 1760 है। राजकुमार अली गौहर का अंग्रेजों के विरुद्ध असफल अभियान था, ठीक है। तदुपरांत अंग्रेजों के संरक्षण में पटना में उसका शाह आलम द्वितीय का देखो यही राजकुमार अली गौहर है, इसका नाम क्या था? शाह आलम द्वितीय था, राजाभिषेक। और इसी शाह आलम द्वितीय के काल में ही, ठीक है, इलाहाबाद संधि हुई थी, ठीक है। बक्सर का युद्ध हुआ था जिसमें कि अवध के नवाब थे, शाह आलम थे, ठीक है, ये शामिल थे। देखिए आ गया बक्सर का युद्ध है 1764 में हुआ था, वॉर ऑफ बक्सर। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों का विजय हुआ था। इसमें शाह आलम जो है द्वितीय शामिल थे। आफ्टर वॉर ऑफ बक्सर, बक्सर के युद्ध के बाद क्या हुआ था कि 1765 में हुआ था इलाहाबाद संधि। और इस इलाहाबाद संधि में ब्रिटिशों को बंगाल क्षेत्र से दीवानी का अधिकार, मतलब टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार मिल चुका था। शाह आलम द्वितीय इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा का दीवान प्राप्त प्रदत्त लगान वसूली पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार हो गया था। मतलब कि बिहार, बंगाल जो क्षेत्र है और उड़ीसा क्षेत्र है, इससे टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार से मिल गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी मिल गया था इस 1765 के इलाहाबाद संधि में, ठीक है। अब देखने वाले हैं कि 1769 बिहार में प्रशासन के लिए अंग्रेज निरीक्षक की नियुक्ति की गई थी, ठीक है। और 1770 में बिहार परिषद का गठन किया गया। ब्रिटिश शासन का विकास, नूनिया समुदाय के विरोध का दमन, बिहार और बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था। 1770 का दशक एक तरह से कह सकते हैं बड़ा भीषण अकाल का दशक था। अकाल की वजह से क्या है कि टैक्स मिल पाना बहुत मुश्किल होता था कंपनी को। तो इसी कारण जो है कंपनी चाहती थी कि कुछ लोग ऐसे हों जो कि सूखेग्रस्त एरिया में निवेश करें। और इसके बाद बढ़ेंगे कि 1793 में जो स्थायी बंदोबस्त आया था, तो स्थायी बंदोबस्त आने का मेन रीजन यही था, ठीक है, कि बिहार में जो बिहार क्षेत्र है सूखे ग्रस्त एरिया से किस तरह से हम जो है खेती को आगे बढ़ा सकते हैं। और जो पॉइंट है वो है 1774 का, ये है रेगुलेटिंग एक्ट आने का के बाद तक एक साल है। रेगुलेटिंग एक्ट प्रावधानों के अनुसार बिहार में प्रोविनिकल कमेटी का गठन किया गया था। ये रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में आया था और 74 में उसे क्रियान्वयन करना शुरू कर दिया, मतलब कि उसको लागू करना शुरू कर दिया गया था। 1781 पटना और निकटवर्ती क्षेत्रों में जमींदारों के विद्रोह, प्रथम संथाल विद्रोह हुआ था। प्लीज ध्यान रखिएगा, ये प्रथम संथाल विद्रोह है। और एक संथाल विद्रोह ऐसा हुआ था जो कि जिसने 1857 से पहले हुआ था ये। तो ये 1857 का पहले संथाल विद्रोह क्वेश्चन आ चुका है क्योंकि 1857 एक इम्पॉर्टेंट डेट है, हमारे डिस्कस करने वाले हैं। 1786 जो वर्ष है इसमें पटना में गोल घर निर्माण किया गया था। ये आया था एग्जाम में आया था, यूपीएससी में आया था, क्वेश्चन आया था कि गोल घर निर्माण करोगे, क्योंकि अब देखिए ना, अब ये है गोल घर है, कहाँ गया भाई, खो गया क्या? हाँ, ये गोल घर है। तो पटना में गोल घर निर्माण कराया गया था 1786 में। बाद में फिर अकाल पड़ने में इसको फिर अनाज रखने का जगह बना दिया गया था, ठीक है। तो अगला है तमार विद्रोह, ठीक है। तमार विद्रोह जो है 1789 से 94,
ये काल था तमार विद्रोह का। तो नेक्स्ट जो हम देते हैं पेज देते हैं वो ये है, बिहार में स्थायी बंदोबस्त लागू करी गई थी। ये देखिए बिहार उसमें आज का बंगाल, बांग्लादेश, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, उसमें पूरा बंगाल का एरिया था। तो पहली बार स्थायी बंदोबस्त जब बंगाल लागू किया जाएगा, जाहिर सी बात है उसका संबंध बिहार से भी होगा। ठीक है, तो बिहार में भी जो है लॉर्ड वेलेस्ली उसमें थे, क्या कहते हैं जो स्थायी बंदोबस्त लागू करने के टाइम थे, भारत के गवर्नर जनरल थे वो। ठीक है, तो उनके द्वारा जो है 1793 में, ठीक है, बंगाल के, सॉरी भारत में बंगाल के थे। ठीक है, तो बंगाल के थे तो उन्हीं के द्वारा जो है 1793 में बिहार में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। इसे स्थायी बंदोबस्त का एक नाम दिया जाता है इस्तेमारी बंदोबस्त, या फिर इसे एक और नाम क्या है, जमींदारी व्यवस्था। ठीक है, एक तरह के टैक्स कलेक्ट करने की अंग्रेजी नीति थी ये स्थायी बंदोबस्त। हम देखेंगे 1809 से 10 में ईरानी यात्री भवानी वह बहानी का बिहार में निवास हुआ। 1821 में बिहार में बहावी आंदोलन का आरंभ। ये ध्यान रखिए, ये इंपॉर्टेंट है, बहावी आंदोलन। ये क्वेश्चन आए पड़े हैं कि बीपीएससी के क्या कहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, उसमें बहावी आंदोलन से क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, यहाँ तक कि मेन से क्वेश्चन आया है बहावी आंदोलन का। और अगला जो है वो है हमारा कोल विद्रोह। ये इंपॉर्टेंट है, कोल विद्रोह 1831 से 32। ठीक है, बहावी आंदोलन, कोल विद्रोह, ठीक है, संथाल विद्रोह, ये ऐसे नाम है। ये बिहार में जो जनजातीय विद्रोह हुआ था उसको शो करने का काम करते हैं। तो मुख्य रूप से जो है, अब देखिए एक और जो है भूमि विद्रोह जो है वो हुआ था आपका 1832-33 भूमि विद्रोह हुआ था। और 1855-56 हुआ था संथाल है ये। संथाल लोग जो घुमंतु लोग थे, इनको फिर अंग्रेजों ने बसाया था राज्य में, पहाड़ी में। और इन्होंने अपनी भूमि दामिनी कोप पर जब अंग्रेजों ने अपना दावा शुरू कर दिया, इकट्ठा करना शुरू कर दिया कि ये एरिया हमारा है, तो अपनी भूमि रक्षा के लिए 1855 से 56 बीच में संथालों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। और इसे संथाल विद्रोह कहा जाता है। इसमें दो भाई थे, सिद्धू कान्हू। ये क्वेश्चन आया पड़ा था अभी, ये 67 का बीपीएससी हुआ था, इसमें क्वेश्चन आया था कि संथाल विद्रोह के नेता के कौन नेता थे। तो सिद्धू कान्हू जो थे ये संथाल विद्रोह के नेता थे। ठीक है, फिर आता है 1857 की क्रांति। इसमें देखिए इंपॉर्टेंट है ये कि जून, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बीपीएससी पूछता बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है। जैसे कि कई साल से पूछ रहा था कि जगदीशपुर से कौन विद्रोह का संभाले थे, या क्या कहते हैं बिहार से नेतृत्व किसे किया था 1857 क्रांति में। पर इस बार जो 67 बीपीएससी हुआ उसमें क्वेश्चन ही नहीं आया था। ऐसे ऐसा लिखा हुआ था कि क्वेश्चन आता था कि भाई 1857 का युद्ध जो क्रांति हुआ था उसमें बिहार से कौन थे। तो आप पता होगा कि जो आरा के थे, ठीक है, उनका नाम क्या था, उनका नाम था वीर कुंवर सिंह जो थे, वही बिहार के अंदर नेता थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आता था यूपीपीसीएस के अंदर में क्वेश्चन आता है, एक आता है ओजन दिवस। ठीक है, और बिहार में क्वेश्चन आता है ये क्या कहते हैं आरा वाले क्या कहते हैं वीर कुंवर सिंह के ऊपर क्वेश्चन आता रहता था। तो ये सवाल नहीं आया तो पता लग हो सकता है कि कुछ चेंज किया हो बीपीएससी ने। 1857 3 जुलाई पटना में पीर अली के नेतृत्व में जंग संघर्ष हुआ था। 1857 जो है 25 जुलाई दानापुर और आरा में विद्रोह, कुंवर सिंह का जगदीशपुर में ब्रिटिश विद्रोह संघर्ष हुआ था। 1858 अप्रैल को कुंवर सिंह द्वारा ब्रिटिश जनरल ली ग्रॉ पराजित हुए थे। और 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन का अंत, ब्रिटेन का प्रत्यक्ष शासन स्थापना हुआ था। हाँ, ये है इंपॉर्टेंट है 1858, क्योंकि ये एक ऐसा अधिनियम था, भारत शासन अधिनियम 1858। इसमें कुछ बदलाव हुआ था। मतलब ये होता कि 1858 के बाद जो है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म कर दिया गया था, और भारत में ब्रिटिश सांसद, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, उसका शासन शुरू हो गया था। जहां पर वो पहले वर्ड यूज करते थे गवर्नर जनरल, और वही नाम क्या हो गया था, वायसराय नाम चेंज हो गया था। ठीक है, एक सचिव रख दिया गया था कि वही वो भारत का प्रतिनिधि करेगा ब्रिटिश संसद में। ये व्यवस्था इसी में टाइम करी गई थी, 1858 के एक्ट में की गई थी। ठीक है, अगला जो है 1860 जो है ये सरदारी लड़ाई। 1865 पटना के बहावी नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी। ये बहावी आंदोलन जो हुआ था ना, इसके टाइम से नेता थे। 1870 में जो है आपका हुआ था खेरवार आंदोलन। ये बड़ा ही छुपा हुआ है आंदोलन, खेरवार आंदोलन। तो देखिए पता है बीपीएससी क्वेश्चन ऐसे उठा रहा है जहाँ पर लोग ध्यान कम जा रहा है। तो हो सकता है कि जनजातीय जो आंदोलन है, जो क्या कहते हैं क्षेत्रीय आंदोलन है, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा उठा लें। ठीक है, बिरसा मुंडा आंदोलन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिरसा मुंडा ऑलरेडी झारखंड उसमें बिहार का पार्ट था। वो तो वर्ष 2000 में अलग हुआ झारखंड, वरना झारखंड का बिहार का हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा मैच करता है। ठीक है, तो बिरसा मुंडा जो थे वो ऑलरेडी एक जनजातीय समुदाय से बिलोंग करते थे। और बिरसा मुंडा का आंदोलन हुआ था 1875 से 1900 में। 1994 19 1800 सॉरी 19 रहा हूँ
माफ करिएगा 1894 बिहार टाइम्स का प्रकाशन हुआ था। 1906 बिहार और बंगाल में पृथककरण की मांग प्रारंभ करी गई थी। बिहार के बिहार के बंगाल से, ठीक है, बंगाल से पृथककरण की मांग प्रारंभ करी गई थी। कि 1905 में देखिएगा बंगाल का हुआ था, विभाजन हो गया था 1905 में। लॉर्ड कर्जन थे, उसमें वायसराय थे, और लॉर्ड कर्जन द्वारा ही जो है बंगाल का विभाजन किया गया था। और बाद में फिर 1906 में मुस्लिम लीग बनी थी। अब पता होगा तो उस समय जो है बिहार को अलग करने की मांग कर दी गई थी कि भाई बंगाल से जो बिहार को अलग कर दिया जाए। 1908 में जो पुर था बम कांड हुआ था। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को माध्यम से क्रांतिकारी राष्ट्रवाद का बिहार में प्रसार हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, ये 1908 का था। ये बम धमाका किया गया था। ये एक मतलब हादसा कह लीजिए, क्योंकि इसमें जो मारने गए थे वो मरे नहीं थे, कोई और इनकी हत्या हो गई थी, बाज की हत्या हो गई थी, ठीक है, जो कि एक अंग्रेज अधिकारी थे। ओके, अगला जो टॉपिक है वह है बिहार प्रादेशिक सभा का पटना में आयोजन किया गया था 1911 से 12 दिसंबर को, ठीक है। जो दिल्ली दरबार लगा था उससे संबंधित है कि सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा दिल्ली दरबार में बिहार को पृथक प्रांत बनने की घोषणा कर दिया गया। और देखिए इसी टाइम था कि बिहार भारत राजधानी कलकत्ता से हटा के दिल्ली करने की कोशिश करी गई थी। क्यों? क्योंकि कलकत्ता एक ऐसा गढ़ बन गया था आंदोलनकारियों का कि डर लग रहा था कहीं कोई आंदोलनकारी अगर कहीं ब्रिटिश अधिकारी मार ना दे। इसलिए ब्रिटिशों ने अपने जितने प्रशासनिक कार्य हैं उसको दिल्ली शिफ्ट करनी सोची। और दिल्ली को मतलब कलकत्ता से राजधानी जो है कहाँ शिफ्ट होगी? दिल्ली होगी। तो 1911 में घोषणा करी गई थी, 1912 में राजधानी कोलकाता से क्या कर दी गई? दिल्ली कर दी गई, ठीक है। 1912 22 मार्च को बिहार एवं उड़ीसा के बंगाल से पृथक करके अलग बना दिया गया, स्वीकृत किया गया था। 1912 1 अप्रैल को बिहार एवं उड़ीसा के नए प्रांत का स्थापना किया गया, ठीक है। 1912 में बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन किया गया था बांकीपुर। ये इंपॉर्टेंट है। बांकीपुर जो है पटना जो पटना पड़ता है उसका आयोजन किया गया था। क्वेश्चन आते हैं कांग्रेस के अधिवेशन जुड़े हुए कि बिहार में जो अधिवेशन कौन कौन से हुए थे, जैसे कि गया में हुआ था, है ना, 1923 का अधिवेशन हुआ था। बांका में हुआ था, 1912 का अधिवेशन हुआ था। ये क्वेश्चन आते हैं ऐसे एग्जाम में। तो पंडित नेहरू की कांग्रेस सम्मेलन में प्रथम उपस्थिति थी, ठीक है। 1912 से 1913 में बाल्कन युद्ध में क्रम में बिहार के मुसलमानों द्वारा तुर्की के सुल्तान खलीफा के प्रति समर्थन प्रदर्शित। अब देखिए यहाँ से एक तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बेस होना शुरू हो गया था। 1913 से 14 में क्या हुआ था कि ताना भगत आंदोलन का आरंभ हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है। ताना भगत आंदोलन जो है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आंदोलन जो है एग्जाम में आ चुका है, पूछ चुका है, ठीक है। खासकर जो छोटे एग्जाम्स होते हैं, ताना भगत जो भी बिहार से जुड़े एग्जाम होते हैं उन्हें पूछा गया है ये क्वेश्चन ताना भगत आंदोलन के बारे में, ठीक है। अगला देखते हैं पेज, हम देखते हैं 1916, ठीक है। तो 1914 में जो है आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था और 1918 तक ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था। इसी बीच में बिहार के अंदर भी कुछ बदलाव हुए थे। तो हम देखेंगे 1916 में भी भारत में होम रूल आंदोलन जो है चल रहा था उसमें, ठीक है। तो 1916 जो है पटना जो है देखिए देखिए क्या कि पटना, ठीक है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना करी गई थी 1916 में। सर एडवर्ड प्रथम मुख्य न्यायाधीश बने थे, नियुक्त हुए थे। मौलाना मजरूहुल हक के नेतृत्व में बिहार में होम रूल आंदोलन का आरंभ किया गया था, क्योंकि होम रूल आंदोलन जो है एक ऐसा आंदोलन था जो कि स्वतंत्रता की मांग कर रहा था, ठीक है, कि भारत में स्वतंत्रता दी जानी चाहिए भारतीय लोगों को ताकि वो भारतीय शासन खुद कर सकें। 1917 में गांधी द्वारा चंपारण, पता होगा आप लोगों को, राजवंशियों को इन्वाइट किया था गांधी जी को। चंपारण में गांधी जी आए थे, नील खेती करने वाले किसान थे, उनकी समस्या दूर किया था, ठीक है। नील मालिकों के विरुद्ध सफल सत्याग्रह, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना करी गई। 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया गया था। देखिए खिलाफत आंदोलन हुआ क्यों था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसका कारण था होने का, क्योंकि तुर्की के खलीफा को पद से हटाने की बात करी गई थी और ब्रिटेन तुर्की के खिलाफ लड़ रहा था। तो भारत के अंदर में जो मुस्लिम थे वो तुर्की खलीफा को सपोर्ट करते थे और तुर्की के खिलाफ लड़ कौन रहा था? ब्रिटेन। इसका मतलब क्या है कि ब्रिटेन के खिलाफ में यहाँ के सारे मुस्लिम हो गए और यहाँ के दो भाई जो शौकत अली मोहम्मद अली हैं, उन दो भाई ने मिल करके एक आंदोलन शुरू किया था, खिलाफत आंदोलन। और वही खिलाफत आंदोलन जो है 1921 में असहयोग आंदोलन से मिल गया था, ठीक है। हमने पूरा एक वीडियो बनाया था कि कांग्रेस के जुड़ाव से लेकर के आपका क्या कहते हैं 1970 के दशक तक का एक पूरा वीडियो बना रखा हमने। अगर आप देखेंगे उस वीडियो में पूरा हमने डेट्स कंपाइल कर रखा है, ठीक है। वो एनसीईआरटी के पेपर से बनाया हुआ है, क्लास 12th 11th 10th के बच्चे देख सके उसको। ये एग्जाम के लिए वीडियो जो है एनसीईआरटी काफ़ी अच्छी बुक्स है। उसमें बहुत से डेट्स ऐसे हैं जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दिए जाते हैं। तो इस डेट्स को आधार पर मैं यहाँ पर हम करने वाले हैं क्या कहते हैं बिहार एसपी के बारे में। वीडियोस काफ़ी लेंदी लग रही है क्योंकि थोड़ा
टाइम लग रहा है, डेट्स ज़्यादा है इसमें, तो हम आगे करेंगे। ओके, जो हमारा नेक्स्ट जो है वो है 1919 में 1919 का अधिनियम। अंतर्गत प्रांत बिहार से द्वैत शासन का आरंभ हुआ था। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन का स्थापना, बिहार में असहयोग आंदोलन का आरंभ, मौलाना मजहूर हक द्वारा सदाकत आश्रम की स्थापना 1920 में करी गई थी। तो गांधी ने ही शुरू किया था असहयोग आंदोलन, उसका फैलाव बिहार तक हुआ था। 1921 में बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई थी। 1921 में ब्रिटिश युवराज प्रिंस ऑफ वेल्स की बिहार की यात्रा। 1925 में 1923 में ये देखिए है स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी बिहार के अंदर में। और इसी पार्टी की स्थापना के बाद क्या हुआ था कि 1923 में एक अधिवेशन हुआ था, ठीक है। और 1923 में बिहार में स्वराज पार्टी की स्थापना। 1925 में प्रिंस ऑफ वेल्स मेडिकल कॉलेज की स्थापना करी गई थी बिहार में। 1928 में साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए गए थे बिहार में, और उसके राष्ट्रवादियों को विरोध किया गया था। इसी विरोध करने में जो है लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी लाठी से। 1929 जो है यह बिहार में स्वामी सहजानंद द्वारा बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन। ये क्वेश्चन आया है भाई, ये क्वेश्चन आया पड़ा एग्जाम के अंदर में कि किसान सभा गठन किसने किया था और कब किया था। स्वामी सहजानंद द्वारा क्वेश्चन आएगा आएगा ये कि बिहार में स्वामी सहजानंद द्वारा जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था 1929 में। 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, आपको याद होगा तो। इसमें नेहरू जी ने अध्यक्षता करी थी लाहौर अधिवेशन में। 1930 जो है 15 अप्रैल बिहार में नमक सत्याग्रह प्रारंभ हुआ और सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रसार। 1931 में बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन। 1931 में एक और घटना हुई थी, गांधी जी से बाहर रिहा कर दिया गया था, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। और 5 मार्च 1931 में गांधी और इन बीच में क्या हुआ था, समझौता हुआ था, ठीक है। इसे गांधी समझौता कहा जाता है। 1934 7 अप्रैल क्या हुआ था, पटना में गांधी जी द्वारा निजी सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। 1936 में उड़ीसा का पृथककरण करके बिहार प्रांत का पुनर्गठन। सर जेम्स डेविड्स शिफ्टन बिहार में प्रथम गवर्नर नियुक्त किए गए थे। त्रिवेणी सभा की स्थापना करी गई थी। 1937 में 1935 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय स्वतंत्रता के लिए प्रावधान किया गया था, ठीक है। और ये प्रावधान जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इस प्रावधान के बाद जो है अब देखिए कि बिहार का जो है एक उड़ीसा से अलग कर दिया गया, इसको 1937 में कर दिया गया था, ठीक है। 1935 अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय स्वतंत्रता के प्रावधानानुसार बिहार में चुनाव का आयोजन कांग्रेस का भारी बहुत से सफल था। 1937 में 27 जुलाई को बिहार में मुस्लिम इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता मोहम्मद यूनुस बिहार के पहले मंत्री नियुक्त किए गए थे, ठीक है। हम देखेंगे कि आगे इसमें जो टॉपिक देखे हैं, और अगला टॉपिक इसमें दिखाया गया कि 1937 में ही हुआ था 20 जुलाई को श्री कृष्ण सिंह। देखिए श्री कृष्ण जो है यही जो बिहार के पहले सीएम बनते हैं, ये क्वेश्चन आया पड़ा था। श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया गया था 1937 में ही। 1938 में अब्दुल कयूम अंसारी द्वारा मोमिन कॉन्फ्रेंस की स्थापना करी गई थी, ठीक है। तो ये कुछ डेट्स हैं, इन डेट्स में तो क्वेश्चन आए नहीं, कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत डीपली पूछ लेता है बीपीएससी। तो डेट्स को आप जितना रिवाइज करेंगे उतना आपके लिए बढ़िया रहेगा। एक वीडियो के थ्रू आप उसको देखते रहिए, ठीक है, एफर्ट करते रहिएगा तो याद हो जाएगा। ओके, हमारा नेक्स्ट में जो है वो है 1940। 1940 में क्या हुआ था, फॉरवर्ड ब्लॉक की बिहार शाखा का गठन किया गया था। ये फॉरवर्ड ब्लॉक जो है ना, ये फॉरवर्ड ब्लॉक जो है ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाया गया था। तो 1940 में बिहार में शाखा गठन किया गया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। 11 अगस्त को पटना गोलीकांड में 7 छात्रों की मृत्यु हो गई थी, स्टूडेंट्स थे, उनकी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि ऐसे आंदोलन में स्टूडेंट सामने आया करते हैं। सच बात है भाई कि हम स्टूडेंट्स का नाम बहुत जरूरी बताएं। 1942-43 तक ये अंग्रेजों के विरोध में आज़ाद दस्ता का गठन किया गया था। आज़ाद दस्ता से क्वेश्चन आया पड़ा है, ठीक है। और ये आज़ाद दस्ता जो है ना, ये आपका क्या कहते हैं, जेपी, ठीक है, जयप्रकाश नारायण सब संबंधित है इनका, क्योंकि जेपी जो थे एक काफ़ी सक्रिय नेता थे भारत छोड़ो आंदोलन में, ठीक है। तो इसलिए क्या हो गया भाई, एक मिनट, सॉरी, देते हैं यहाँ पर। तो जेपी का नेतृत्व के आंदोलन किया गया था। हम देखेंगे आगे क्या कि 1946 में बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की स्थापना। 1946-47 में बिहार में भयावह हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। बिहार के मुसलमानों को कापूरी बंगाल वर्तमान बांग्लादेश को पलायन कर दिया गया था। 1947 में, ठीक है, 1947 में भारत स्वतंत्रता हुआ था और बिहार में जयराम दास दौलत राम राज्यपाल और श्री कृष्ण ने क्या बने, मुख्यमंत्री बने। ये बिहार के मुख्यमंत्री थे पहले, श्री कृष्ण सिंह, और जयराम दास दौलत राम जो है ये बिहार के राज्यपाल बने थे पहले। 1950 में भारतीय
गणराज्य स्थापना की गई, ठीक है। 1950 में भारत संविधान लागू किया गया था। बिहार को प्रांत, ठीक है, की जगह राज्य दर्जा दिया गया था, ठीक है। 1950 में ही बिहार में जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया था। जमींदारी प्रथा को उन्मूलन होने से क्या हुआ था कि जितने जमींदार के पास लैंड थे, इनलीगल लैंड थे, उनको गवर्नमेंट ने अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया था। और फिर इस बाद में फिर भूमि सुधार किया था, तो भूमि बंटवारा वितरण किया था भूमि का, ठीक है। अगला जो टॉपिक इसमें रखा है आपका ये 1952 भारतीय संविधान के अंतर्गत बिहार में प्रथम आम चुनाव कराए गए थे। कांग्रेस की निर्णायक असफलता, ठीक है। 1952 से 67 में बिहार में कांग्रेस सरकार के नेतृत्व में विभिन्न योजनाओं का आरंभ किया गया था। औद्योगिक विकास एवं आर्थिक प्रगति करी गई थी। 1955 में मसेरा, जो रांची में है, क्योंकि देखो बिहार में ना क्या कहते हैं, झारखंड का पार्ट था, मतलब झारखंड जो है बिहार का पार्ट था, सॉरी। तो मसेरा रांची में पड़ता है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना करी गई थी। 1961 में श्री कृष्ण सिंह का निधन हुआ था। विनोदानंद झा मुख्यमंत्री बने थे इस बार, ठीक है। देखिए 1961 में श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई थी। 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हुई थी। 1966 में आपके लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो गई थी। तो 1960 का दशक ना वो भारत के लिए, बिहार के लिए नहीं, भारत के लिए भी एक बड़ा दुखद दशक था सर। 1961 63 में देखेंगे कृष्ण वल्लभ सहाय मुख्यमंत्री बने। 1964 में 1964 में रांची हटिया के हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे इस टाइम, ठीक है। हटिया पड़ता है ये आपका क्या कहते हैं, झारखंड तरफ पड़ता है, ठीक है। और रांची वहीं पड़ता है, इधर पड़ता है। आगे देखिएगा जमशेदपुर में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे 1967 में। 1967 में ही बिहार में छात्र आंदोलन हुआ था। पटना में गोलीकांड हुआ था। 1967 में ही आम चुनाव में कांग्रेस की हार हुई थी। संयुक्त विधायक दल की सरकार का गठन किया गया था। महा क्या कहते हैं, महामया प्रसाद सिन्हा मुख्यमंत्री बने थे बिहार के 1967 में। 1967 में कांग्रेस की बहुत ही मतलब बुरी हार थी, क्योंकि सीट कम आया था, ठीक है। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान की करारी हार। पूर्वी पाकिस्तान स्वतंत्र होकर बांग्लादेश बना। बिहार मुसलमानों के बिहार में बड़ा संख्या वापसी हुई थी, मतलब बिहार के अंदर में लोग आए थे। 1974 में बिहार में छात्र आंदोलन का आरंभ हुआ था। हाँ, ये है आपातकाल का बेस, जेपी आंदोलन से कहते हैं। तो छात्रों को के साथ में आंदोलन किया गया था बिहार के अंदर में, जेपी आंदोलन। आपातकाल घोषणा जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था। एक क्रांति ऐसी थी कि इनका मानना था आंदोलन अहिंसक होगा, और आंदोलन के अंदर में जितने लोग शामिल हैं ये पूरे भारत में इस आंदोलन फैला करेंगे, बीजेपी का मानना था। ऐसे क्या कहा गया था, संपूर्ण क्रांति कहा गया था। 1975 में मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र द्वारा उर्दू भाषा बिहार की दूसरी सरकारी भाषा घोषित की गई थी, कि बिहार में प्रथम जो हिंदी है राजभाषा, दूसरी जो है वो क्या है, उर्दू है। क्या भारत की कोई राष्ट्रभाषा है? जी नहीं, भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि भारत में राष्ट्रभाषा कोई है ही नहीं, राज्यभाषा है हिंदी। तो बहुत से लोग कहते हैं कि राष्ट्रभाषा हिंदी है, हिंदी नहीं है, कोई भाषा नहीं है भारत के अंदर में, ठीक है, राष्ट्रभाषा कोई भी नहीं है। ओके, नाउ अगला पेज है, ये मेरे साथ लास्ट पेज होगा, हाँ लास्ट पेज है ये। तो ये लास्ट पेज है, देखिए इसमें 1977 में 1977 में क्या हुआ था, बिहार में आम चुनाव हुआ। कांग्रेस की सफलता, जनता पार्टी के नेतृत्व में नई सरकार का गठन, कर्पूरी ठाकुर मुख्यमंत्री बने थे बिहार के। 1978 में विलक्षणी नालंदा जिला में दलित का संहार किया। 1980 में, ठीक है, पारसबिया सबिघा हत्याकांड हुआ था, पारसबिघा हत्याकांड 1980 में। 1981 में बिहार शरीफ में हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। देखिए दंगे बहुत हैं बिहार में, हिंदू मुस्लिम खाते हैं, क्योंकि यहाँ मुस्लिम आवाज ज़्यादा थी, हिंदू आवाज ज़्यादा थी। तो आपस में मतलब जब क्या कहते हैं भड़काने का काम होता तो भड़का जाया करते थे। आज भी मतलब कि बिहार के क्षेत्र बहुत से जहाँ दंगे होते रहते हैं, या फिर जहाँ पर लोग शिक्षा के अभाव वजह से है, ऐसे समझ नहीं पाते हैं। 1981 में देखा जाए बिहार शरीफ में हिंदू मुस्लिम दंगे। 1984 श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सिख विरोधी दंगे, बिहार भी प्रभावित हुआ था भाई साहब। इसमें सिखों को मारा गया था, मतलब कि 84 में दंगा हुआ था, ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था 84 में। और उसी के अंदर में स्वर्ण मंदिर का जो क्या कहते हैं हिस्सा टूट गया था, तो उसके विरोध में जो क्या कहते हैं गार्ड थे इंदिरा गांधी के, उन्होंने इंदिरा गांधी की हत्या कर दी थी। और इंदिरा गांधी की हत्या करने के बाद जो है बिहार, यूपी, जहाँ जहाँ पर सिख थे, समुदाय थे, उनको मारा गया था। तो बिहार जो है ज़्यादा प्रभावित हुआ था, क्योंकि जो पटना साहिब जो क्षेत्र है जहाँ पर सिख कम्युनिटी रहती है, वहाँ पर ज़्यादा दंगे फसाद हुए थे। 1989 में भागलपुर में भीषण हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। 1990 में लालू प्रसाद बिहार के मुख्यमंत्री बने। श्री लाल कृष्ण अडवाणी का रथ यात्रा बिहार सरकार द्वारा रोकी गई। पटना एवं कुछ अन्य राज्यों में समृद्ध दंगे हुए थे। 1996 में
क्या है, चारा घोटाला में श्री लालू प्रसाद अभिव्यक्ति बनाए गए थे। ठीक है, तो यही था आपका चारा घोटाला, जो कि भी लालू प्रसाद यादव जी जो जेल में थे उनके लिए काटा गया था। तो ये वक्त था 1996, चारा घोटाला में अभिव्यक्ति बनाए गए थे। वर्ष 2000 में बिहार का विभाजन किया गया था, झारखंड एक अलग राज्य बना दिया गया था। नवंबर में 2002 से लेकर 5 के बीच में बिहार में आपराधिक घटना में चिंताजनक वृद्धि हुई थी, क्योंकि ये ऐसा टाइम था ना 2002 से लेकर 5 तक। इस समय राबड़ी देवी जी का शासन था। ठीक है, ये लालू यादव जी की पत्नी थी, और ऐसा कहा था बहुत ज़्यादा मतलब कि आपराधिक मामले हो रहे थे उसमें। ठीक है, दंगे फसाद ज़्यादा हो रहे थे। ठीक है, अब इसमें बड़ा एक चिंताजनक थी कि बिहार बचेगा कि मतलब बिहार जो है विध्वंस की ओर निकल रहा था, उसमें समस्या गंभीर हो रही थी बिहार की। 2005 देखते हैं, ये 2000 वर्ष पर है। जनता दल और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन प्रांत चुनाव में विजयी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। और 2007 में बिहार में फिर से चुनाव हुआ था, और 2007 में क्या हुआ, बिहार में प्रथम वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया गया था। 2007 से 8 में पंजाब, महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में बिहार मजदूरों के खिलाफ हिंसात्मक कार्रवाई करी गई थी। मतलब कि बिहार से बहुत मजदूर जाते हैं ना, पंजाब जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं। ठीक है, काम करने के लिए, तो वही हिंसा हुई थी। 2010 में क्या हुआ था कि प्रथम बिहार दिवस का आयोजन किया गया था। 2012 में बिहार शताब्दी वर्ष समारोह हुए। 1912 में बिहार अलग हुआ था, तो 2012 में हुआ तो 100 साल पूरे हो गए थे बिहार को अलग हुए। 2014 में कई सारी चीज़ें हुई थी, लोकसभा चुनाव हुआ था, नरेंद्र मोदी जी पीएम बन चुके थे, भारतीय पर जनता पार्टी की बहुमत हुई थी, बिहार में 22 स्थानों में पर जीती थी। जनादेश के सम्मान में श्री नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दे दिया था। श्री जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने थे। जीतन राम मांझी 1 वर्ष के लिए मुख्यमंत्री बने थे। ये महादलित समुदाय से बिलोंग करते हैं। ठीक है, और फिर 2015 में श्री नीतीश कुमार जो अभी भी बिहार के सीएम है वो बने, पुनः मुख्यमंत्री पद संभाला। जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्र कांग्रेस के महागठबंधन का विधानसभा चुनाव जीत हुई, और श्री नीतीश कुमार 5वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने। तो ये जो है पूरा कार्यकाल, जो कि हमने लगभग देख सकते हैं 52 मिनट जो है, 52 से 53 मिनट जो है ये टाइम था। इसमें हमने वर्ष 1000 ईसा पूर्व लेकर के और 2015 तक का जो एक कार्यकाल था उसको डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स थे, उन डेट्स को हमने इन्वॉल्व किया। तो वीडियो यहीं तक समाप्त होती है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, इसमें फैक्ट ज़्यादा है, तो इसको कई बार सुनिएगा तो आ जाएगा। मेरी बोलने की स्पीड बहुत तेज़ थी, क्योंकि थोड़ा टाइम कम ज़्यादा था लेने के लिए, इस चक्कर में ऐसा हुआ। और इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, एंड थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।